प्यारे बच्चों, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इन सभी के फूलों को जब हम मिला देते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत का बागीचा बनता है। आपने देखा होगा कि जब भी राजनीति की बात आती है, लोग कहते हैं कि यार हम तो राजनीति में जाएंगे ही नहीं। भाई, राजनीति को अगर आप सीधे शब्दों से समझना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि भाई राज की नीति समझिएगा जरा कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य महत्व क्या दिखाई पड़ता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या आज भी प्रासंगिक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। क्लास 11th की राजनीति विज्ञान, क्लास 11th का सिविक्स भी जिसे यूपी बोर्ड में कहते हैं, इसको लेकर लगातार आपकी रिक्वेस्ट और कमेंट्स आ रहे थे। और आज आगाज बैच की ये पहली राजनीति विज्ञान की क्लास है जिसमें हम बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय वाला चैप्टर देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बेसिकली हमें केवल राजनीतिक सिद्धांत पर बातचीत करनी है, राजनीति क्या है इस पर थोड़ी बातचीत करनी है, लेकिन यह है बड़ा महत्वपूर्ण। और इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जो बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़ी बड़ी जो अवधारणाएं राजनीति विज्ञान में निकली हैं, उसकी नींव या ये कह लीजिए कि उसका जो खानदान है वो राजनीतिक सिद्धांत से होकर निकलता है। या आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत एक वो बागीचा है जिसके अंतर्गत कभी रूसो ने, कभी लॉक ने, कभी कौटिल्य ने, कभी गांधी ने, कभी अरस्तु ने, प्लेटो ने, इन सब ने अपने फूलों को खिलाया है। और इन सभी के फूलों को जब हम मिला देते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत का बागीचा बनता है। लेकिन इसके पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मोटा मोटी हम किन 2-3 बातों पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले। तो एक तो हम थोड़ी सी डिस्कशन प्यारे बच्चों करेंगे यहां पर राजनीति क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बात इस पर भी करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है असल में। जिन राजनीतिक सिद्धांत को हम बार बार देखते आ रहे हैं या जिसका परिचय हम लेने जा रहे हैं, इसका असल परिचय क्या है, और हमें यह भी देखना है कि ये क्यों पढ़ना है। ठीक है, हमें क्यों पढ़ना है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें क्यों पढ़ना है। दूसरा, हमें राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना क्यों है या आवश्यक उतारना क्यों रहता है। हम राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा तो कर रहे हैं कि पर क्या हमारे वो व्यवहार में उतरने चाहिए, हमें राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी क्यों होनी चाहिए, वो कारण क्या है क्यों हमें पता होना चाहिए। और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ऐसे क्या कारण है या किन तरीके से आपको राजनीतिक सिद्धांतों को जानना चाहिए जो आपके जीवन में काम आ सकते हैं। तो आइए फटाफट से कुर्सी की पेटी बांधिए और थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि राजनीति क्या है। मैं उसके पहले एक और पॉइंट यहां पर लिखना चाहूंगा आपको कि राजनीति केवल सरकार के कामकाजों से संबंधित नहीं होती। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा कि जब भी राजनीति की बात आती है, लोग कहते हैं कि यार हम तो राजनीति में जाएंगे ही नहीं। लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, राजनीति इतनी बुरी चीज है, राजनीति मत करो। तुम्हारे ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा या तुम्हारे स्कूल में कोई किसी को पीछे छोड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा कुटिल दिमाग लगा के, है ना, या तुम्हारे परिवार में कोई किसी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा होगा तो तुम कहते हो कि ये तो राजनीति कर रहा है। यानी राजनीति को प्रायः क्या मान लिया जाता है, नकारात्मक। प्रायः क्या मान लिया जाता है, नकारात्मक, एक नेगेटिव स्टेटमेंट मान लिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो कर रही होती है हम उसी को राजनीति मानते हैं। सरकार कानून बना रही है, सरकार जो है वो किसी को उकसा रही है, सरकार किसी को बढ़ावा दे रही है, किसी को नहीं दे रही है, सरकार महंगाई ला रही कर रही है, सरकार मंदी ला रही है। जो कुछ भी सरकार करती है हम उसे केवल राजनीति मान लेते हैं। देखिए, सरकार जो करती है वो तो राजनीति है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो राजनीति है। भाई, राजनीति को अगर आप सीधे शब्दों से समझना चाहें तो आपको दिखाई देगा कि भाई राज की नीति, राज करने की जो नीति है वो राजनीति है। लेकिन राज करने की नीति से राजनीति केवल नहीं बन रही है, बल्कि उस राज करने के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी जो शासन कर रहा है, जिसके ऊपर शासन हो रहा है, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनसे नीतियां बन रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, वो सब राजनीति का हिस्सा होती है। और राजनीति को सबसे पहले तो नकारात्मक समझ के चलना राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान है, शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान है। पर राजनीति जन्म कहां से लेती है?
असल में राजनीति कहां कहां दिखाई पड़ती है, तो आप देखेंगे कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में राजनीति इस बात का विचार विमर्श है कि हमारे समाज के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, और फिर जो शासन में है वो उसको तय करे, उसको लागू करे। जैसे मान लीजिए समाज ने तय किया कि भाई 3 तलाक नहीं होना चाहिए, तो भाई जो शासन व्यवस्था है उसके लिए कानून बनाएगी। समाज ने तय किया कि हिंदू में एक विवाह किया जाएगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था और एक कानून बनाया जाएगा। पर पहले ये जो पूरा विचार विमर्श है, जरूरत पड़ने पर उसके लिए आंदोलन होगा, उसके लिए जरूरत पड़ने पर जो है कानूनों की मांग की जाएगी, पढ़ाई लिखाई होगी, धरना प्रदर्शन होंगे, ये सब राजनीति के पार्ट है। और ये नकारात्मक नहीं है। अगर ये ना हो तो समाज शासन व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं चल पाएगा। देखिए समाज के लिए क्या उचित है, इस वार्ता में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। ये बात सही है भाई। जैसे हमने देखा ना कि मैंने आपसे अभी कहा कि भाई केवल जो सरकार करती है वही राजनीति हम मान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि समाज के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है अक्सर ये सरकार से जुड़ा होता है। समझिए बात को। हमारे भाई हमने कहा कि राजनीति में वो चीज शामिल है कि समाज के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है इस पर बातचीत करना। लेकिन होता अक्सर यह है कि समाज के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है यह बहुत हद तक सरकार के कामों से जुड़ा होता है। जैसे सरकार ने कह दिया कि भाई इस मंदिर में पूजा करना है या नहीं करना है। सरकार ने कह दिया कि भाई आज से सड़क पे चलने पर इतना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। समाज ने कह दिया भाई कोई व्यक्ति एक विवाह कर सकता है कि 3 विवाह कर सकता है। समाज ने कह दिया कि भाई महिलाओं के लिए ये अधिकार होने चाहिए, ये अधिकार नहीं होने चाहिए, सरकार ने कह दिया। तो अक्सर जो समाज के लिए सही है या गलत है इसका सीधा संबंध सरकारों के कामकाज से होता है। इसलिए कई बार हम सरकारों के कामकाज को ही क्या मान लेते हैं, राजनीति मान लेते हैं। अच्छा दूसरा, तो एक तो राजनीति में क्या जुड़ा होता है कि सरकार के कार्य और उससे जनता से जुड़े होते हैं, तो इस पर जो विचार विमर्श होता है वो राजनीति का हिस्सा होता है। दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति का यह भी एक हिस्सा है कि जनता किस चीज के लिए संघर्ष कर रही है और सरकार जब निर्णय ले रही है तो उस संघर्ष का क्या असर पड़ रहा है। जैसे जब निर्भया कांड, अगर आपको पता हो, आप छोटे 2012 में एक रेप केस हो गया दिल्ली में निर्भया के साथ, तो जनता ने उसके लिए बहुत आवाज उठाई और फिर उसके उत्तर में सरकार को कानून बनाना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ तो सरकार को कानून लोकपाल का बनाना पड़ा। तो यह सब राजनीति का हिस्सा है कि जनता किसी चीज के लिए कितना संघर्ष कर रही है और फिर सरकार जब निर्णय ले रही है तो उस पर उस संघर्ष का कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार के कामकाज, जनता का आंदोलन और संघर्ष, उससे सरकार का निर्णय लेना और सरकार के कामकाज में सब कुछ, कानून बनाना, कानून व्यवस्था बनाकर रखना, चुनाव कराना, ये सब कुछ राजनीति का हिस्सा होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया, राजनीतिक दल बनाना, कानून बनाना, समाज के संघर्षों को देखना, संघर्षों की वजह से सरकार के निर्णय में परिवर्तन आना, ये सब क्या है, राजनीति है और राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ये जो राजनीति है और ये जो राजनीति में आप नए नए ये आयाम देख रहे हैं, ये कुछ मूल्यों द्वारा गाइडेड रहते हैं। इनके पीछे कुछ नीतियां होती हैं, इनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, इनके पीछे कोई तर्क होता है, इनके पीछे कुछ उदाहरण होते हैं, इनके पीछे कुछ इतिहास होता है, इनके पीछे समर्थन होता है किसी पर्टिकुलर किस चीज का, नीति का या नियम का, और वही आगे जाके क्या कहलाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। मैं उस पर आता हूं। तो राजनीति की ये बेसिक समझ आपको एनसीईआरटी भी देती है और ये होनी चाहिए। तो अब यहां से पहुंचते हैं राजनीतिक सिद्धांत पर कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चौराहों पर बहस होती रहती है, चौबारों पर बहस होती रहती है, बहुत बड़े बड़े थिंकरों ने, विचारकों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और वहां से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया जाता है कि समाज को कैसे चलाया जाए, कैसे हमारा जो कानून व्यवस्था है, हमारी संवैधानिक जो नीतियां हैं वो कैसे बनाई जाए। तो जरा सा राजनीतिक सिद्धांत पर बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित यानी दिखाता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीतिक सिद्धांत क्या पेश कर रहा है, राजनीतिक सिद्धांत क्या दिखा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह बताने की कोशिश करते हैं किन विचारों और नीतियों को, देखो यहां विचारकों की बात आ जाएगी, जैसे अभी आगे मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, उदाहरण भी आपको बताऊंगा,
कि कैसे किसी जमाने में प्लेटो और अरस्तु ने ये डिस्कशन किया कि भाई राजतंत्र ठीक है कि लोकतंत्र। कैसे गांधी ने जो है स्वराज के बात को बताया, कैसे आधुनिक काल में लॉक ने ये बताया, और फिर आगे रूसो ने भी स्वतंत्रता और समानता की ये सब बातें करी, है ना। स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी बात करी गई। फिर मार्क्स आए तो उन्होंने समानता की बात कही कि नहीं, केवल स्वतंत्र मत रहो, समानता भी होनी चाहिए। और फिर अंबेडकर ने कहा कि भाई अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक के जैसे समझो और उनको विशेष अधिकार दो। और अब अगर आप इन सभी चीजों को मिला दोगे तो आपके संविधान का आकार बन जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या दिखाते हैं, उन विचारों को और उन नीतियों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं या हमें प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। हमारे सामाजिक जीवन भी इससे बनते हैं। हम समाज में कैसे जिए, हमारा समाज में कैसे आचार विचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी किसी नियम और नीति से तय हुआ है। यह भी पुराने चले आ रहे सिद्धांतों से तय हुआ है। जो सरकार है वो कैसे काम करे, यह भी पुराने नीतियों से, मूल्यों से जैसे चलता आ रहा है उससे तय होती हैं चीजें, और फिर उसी अनुसार हमारा संविधान भी बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से हमारा सामाजिक जीवन तय होता है, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से सरकारें कैसे काम करें उसकी एक रूपरेखा बनती है, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से संवैधानिक जो दस्तावेज हैं या दुनिया भर के जो संविधान हैं वो भी आकार ग्रहण करते हैं। अगर राजनीतिक सिद्धांतों को उदाहरणों से समझना चाहें कि भाई राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं, किनको किनको हम राजनीतिक सिद्धांतों की श्रेणी में रख सकते हैं, तो वहां पर समानता, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी, स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं फ्रीडम, न्याय जिसको कहते हैं जस्टिस, और धर्मनिरपेक्षता जिसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। इस पर अलग अलग चैप्टर है, पूरा पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, लोकतंत्र। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत क्या हैं, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। इन सिद्धांतों को हम पॉलिटिकल थियरीज के रूप में देखते हैं, और असल में ये क्या है, ये वैल्यूज, ये मूल्य हैं, ये विचार हैं, जिनके माध्यम से समाज भी काम करना सीखता है, सरकार भी काम करना सीखती है, और संविधान भी निर्माण किया जाता है। आगे अगर हम देखें, देखिए राजनीतिक सिद्धांत और क्या करता है, यह कानून का राज, कानून का राज मतलब लॉ इन्फोर्स सोसाइटी, जहां कानून चलता हो, है ना। अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कि मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया तो कोर्ट तय करेगी कि भाई ये कानून सही है कि गलत है, अगर गलत होगा तो गलत बता देगी। तो यह कानून, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है कि ऐसी जो नीतियां हैं वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो कितनी सही है। राजनीतिक सिद्धांत क्या बताता है कि कानून का राज अगर है ना, अगर अधिकारों का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार के बीच में, या न्यायिक पुनरावलोकन जो है कि कोई कानून संसद में बना दिया गया तो उसकी जांच पड़ताल हो, इस तरह की नीतियां कितनी सही है। क्योंकि उसके लिए फिर वो क्या करता है, पुराने जो विचारक हैं, पुराने जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, उनके उदाहरणों को बताता है, उनके द्वारा दिए गए तर्कों को रखता है, और तब इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय ऐसे ही नहीं लिए जाते। यानी आप ये कह सकते हो कि जो गवर्नेंस है, जो सरकार चलाने की विधि है, जो संविधान को लागू करने की या कानून को लागू करने की प्रक्रिया है, उन सब के पीछे भी राजनीतिक सिद्धांत काम करता है कारण के रूप में, और जहां जरूरत पड़ती है उनको बनाने के लिए उससे प्रेरणा भी ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि राजनीतिक नीतियां, ठीक है, या कानून, इन सब को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए कहां से हमें प्रेरणा मिलती है, कौन मदद करता है, या राजनीतिक सिद्धांत क्या करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमें अब ध्यान से देखिएगा इस बात को कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। समझिएगा जरा कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य महत्व क्या दिखाई पड़ता है।
हमें अपने आसपास दिखने वाले आंदोलन, विकास और परिवर्तन इन्हीं सिद्धांतों द्वारा प्रेरित या निर्देशित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि कोई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, कोई मान लीजिए कि किसी का अधिकार छीन लिया गया और उस अधिकार के छीनने के खिलाफ वो आंदोलन कर रहा है, या मान लीजिए पहले जो है किसी एक वर्ग को अधिकार नहीं दिए जाते थे, अब जो है सरकार कानून बना के अधिकार दे रही है, परिवर्तन कर रही है। तो ये कहां से हो रहा है? इसके पीछे असल में राजनीतिक सिद्धांत ही शामिल है। वही न्याय वाला सिद्धांत कि सबके साथ न्याय करो, वही समानता वाला सिद्धांत, वही शक्ति का बंटवारा वाला सिद्धांत, वही समानता का, स्वतंत्रता का सिद्धांत, वही धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। ये जो राजनीतिक सिद्धांत पहले से चले आ रहे हैं, असल में क्या होता है, यही क्या करते हैं, निर्देशित मतलब डायरेक्ट करते हैं या यही प्रेरित करते हैं कि ऐसे बदलाव होने चाहिए, और अगर ऐसे बदलाव ना हो रहे हैं तो आंदोलन होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो जब भी समाज में कोई आंदोलन होता है, जब भी समाज में किसी परिवर्तन की बात होती है, जब भी समाज में किसी नए लकीर खींचने की बात होती है, तो उसमें सामाजिक सिद्धांत कार्य करता है। यानी पहले से जो स्थापित मूल्य हैं वो तो राजनीतिक सिद्धांत उसमें भूमिका निभा ही रहे हैं। अगर कोई नया सिद्धांत या कोई नई नीति या नया परिवर्तन, नया आंदोलन आना है, उसमें भी राजनीतिक सिद्धांत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसमें भी राजनीतिक सिद्धांत एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत कहां इंपॉर्टेंट है? जो संवैधानिक दस्तावेज है उनको बनाने के लिए, सामाजिक तौर तरीकों या मूल्यों को स्थापित करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए, इसके अलावा समाज में नए परिवर्तन, नए आंदोलन या विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है राजनीतिक सिद्धांत काम आते हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही गई है कि संवैधानिक दस्तावेज भी यूं ही नहीं बन गए। इनका निर्माण उन सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य, जो चाणक्य हैं, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स से लेकर गांधी और अंबेडकर जी ने वाद विवाद किया। बिल्कुल ठीक बात। जब आप भारत का ही संविधान देखोगे, उसमें आपको दिखाई देगा जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 का जो आर्टिकल है उसमें जस्टिस, यानी न्याय की बात की गई है, सोशल और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। जो 12 से 35 तक का पूरा अनुच्छेद है वो आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है ना? आ गई बात समझ में? तो जब आप उनको, आप ज्यादा नहीं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, यानी संविधान का भाग 3 और भाग 4, आप केवल अगर आप इनको ही देखोगे तो आपको उसमें गांधी भी नजर आएंगे, आपको उसमें अंबेडकर भी नजर आएंगे, आपको उसमें कार्ल मार्क्स भी नजर आएंगे, आपको रूसो भी नजर आएंगे, आपको जॉन लॉक भी नजर आएंगे, सब लोग उसमें नजर आएंगे। यानी जो संविधान बनाया जाता है, जो संविधान को, संवैधानिक दस्तावेजों को तैयार किया जाता है, उसमें इन राजनीतिक सिद्धांतों को गढ़ने वाले लोगों के विचार विमर्श शामिल होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं, ये जो महत्वपूर्ण लोगों के आप नाम देख रहे हैं, आगे चल के इन पर बहुत डिटेल स्टडी भी आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी गहरी पकड़ वाली बात इन लोगों ने करी है। सुकरात और अरस्तु, सुकरात 5वीं ईसा पूर्व से पहले जो वो बातें करता था, उस समय के लोग समझ ही नहीं पाए, उनको जहर भी दे दिया गया। सबसे विवेकशील व्यक्ति वो कहे जाते थे अपने जमाने में, लेकिन उनकी बात को कोई समझ नहीं पाया। बाद में अरस्तु ने अपनी जब किताब लिखी द रिपब्लिक, तो उन्होंने उनको एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि एक मुख्य भूमिका में रखकर एक संवाद किया और लोगों को बताया और समझाया कि वो कितने सही थे, और बाद के फिर संवैधानिक दस्तावेज उस आधार पर बनाए गए। तो इन सिद्धांतों की जो महत्व है, वो आगे के संवैधानिक दस्तावेजों को बनाने के लिए, नीतियों को बनाने के लिए अपने आप में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये अरस्तु का द रिपब्लिक याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए। मार्क्स ने समानता पर बल दिया है। अब कार्ल मार्क्स किसकी बात कर रहे हैं? समाजवाद का जो पूरा नींव है वो कार्ल मार्क्स पर जाता है। ठीक है ना? जो एक समाजवाद, एक ये भी एक अवधारणा है, सिद्धांत है। यहां पर क्या बात होती है? यहां पर बात ये होती है कि भाई संसाधनों का क्या किया जाए, वितरण समान रूप से किया जाए। समानता किस आधार पर? मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर। हालांकि समानता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक भी होनी चाहिए, सामाजिक भी होनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। आ गई बात समझ में? ये सभी तरह की समानताएं होनी चाहिए। लेकिन मार्क्स ने विशेष करके जो वर्ग विहीन समाज की बात की है, कि समाज में कोई वर्ग ना हो, जो संसाधन हो वो सबके बीच में समान रूप से वितरित किए जाएं।
आ रही बात समझ में? और ये चीज फिर क्या होती है, संवैधानिक जो हमारे दस्तावेज हैं उनमें दिखाई पड़ता है, उनमें हमें पता लगता है, उनमें हमें लिखा हुआ मेंशन दिखाई पड़ता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो हमारे लिए कहां कहां महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता, ठीक है, और स्वराज को समझाया है। कैसे अपना स्वशासन जो है ना, लोगों के हाथ में असली स्वतंत्रता हो, अपने निर्णय लेने के अधिकार हो, पंचायतों के पास अधिकार हो कि अपने गांव के विकास कार्यों को तय कर सके, इस लेवल तक का जो सिद्धांत है वो गांधी ने दिया। और इसलिए जो आप हमारे संविधान में, मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं कि भाई किस प्रकार सिद्धांत संविधानों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो शक्ति का बंटवारा है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में, ताकि एक ही जगह केंद्रित ना रह सकती। इसके अलावा इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण जो किया गया है ना, जो पंचायतों की अवधारणा है, शेड्यूल 9, माफ करिए पार्ट 9, ठीक है, पंचायतों की जो अवधारणा है संविधान 243, आगे बात समझ में। इस तरह से कैसे जो पावर है वो विभाजन हो, उसका नीचे तक आए, वो एक हाथों में न रहे, एक जगह केंद्रित न रहे, ये सारी चीजें आपको संविधान में दिखाई पड़ेंगी, है ना। उदाहरण से आपको पता चल रहा है। अंबेडकर ने कहा कि भाई अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक जैसा समझा जाए और उन पर बल दिया जाए। तो अनुसूचित जातियों के लिए देखिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में, अनुसूचित जातियों को अनुसूचित वर्ड ही देना, समझ रहे हैं बात को, यह भी अपने आप में एक विशेष बल देता है उन लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको अधिकार नहीं मिले या जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पीछे रह गए। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये संविधान को गढ़ने में, सरकार चलाने के तौर तरीकों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और ये संविधान राजनीतिक सिद्धांत आ कहां से रहे हैं? ये राजनीतिक सिद्धांत आ रहे हैं चिंतकों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से, जिनके आपने ऊपर नाम अभी देखे हैं। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन बेहतर है। अब देखिए, प्लेटो और अरस्तु ने जो आपस में डिस्कशन किया है कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन बेहतर है, उसका नतीजा यह हुआ कि अब डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में छाई हुई है। नहीं तो पहले इस बात पर ही मर्डर हो जाता कि अरे राजा को हटा के तुम किसी चुने हुए लोगों की बात करते हो, किसी और को शासन देने की बात करते हो। उस समय उस बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो व्यवस्था बहुत ही उत्तम मानी गई। आ रही बात समझ में? आधुनिक काल में रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मार्क्स ने समानता की बात की। मार्क्स ने कहा केवल स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा, केवल आप आजादी दे देंगे इससे काम नहीं चलेगा, आप समानता भी दीजिए, संसाधन सबको मिल पाए, उपलब्ध हो पाए, इसकी व्यवस्था कीजिए। तो रूसों ने किसकी बात की? स्वतंत्रता की। और मार्क्स ने किसकी बात की? समानता की बात की। और ये सारे सिद्धांत है राजनीति के जो आपको संविधानों में या सरकार चलाने के तौर तरीकों में दिखाई पड़ते हैं। अब एक और बहुत दिलचस्प इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ती है। तो आई होप कि राजनीतिक सिद्धांत आपको समझ में आ रहे होंगे। राजनीतिक सिद्धांत बेसिकली क्या करते हैं? उन सभी विचारों और मूल्यों को दर्शाते हैं जिनसे हमारा समाज गढ़ा जाता है, जिनसे संविधान गढ़ा जाता है, जिनसे सरकार चलाने के तौर तरीके बनाए जाते हैं। उन सारे नियमों, सिद्धांतों और मूल्यों को दर्शाने वाला चीज जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है। अरे बात समझ में? अब एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या आज भी प्रासंगिक है? माने जिन सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं समानता की, हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों को समान अधिकार देने की या समान समझने की, है ना, हम इन चीजों की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, आज दुनिया कहां से कहां चली गई? आज भी क्या स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, या भारत के ही एंगल से आप ले लीजिए तो एक संविधान बन चुका है, उसमें ये सारे अधिकार दिए जा चुके हैं, क्या आज भी ये चीजें इतनी प्रासंगिक दिखाई पड़ती हैं? कि आज भी ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती हैं? उसका जवाब है हां। उसके 3 कारण हैं। ये प्रासंगिक क्यों है? इसके 3 कारण है प्यारे बच्चों। पहला कारण है पूर्ण रूप से सिद्धांत लागू नहीं। इसका अर्थ यह है कि देखो, आज भी हो सकता है लोगों को स्वतंत्रता मिल गई हो पर कई जगह समानता ना मिली हो, है ना। हो सकता है कि किसी को स्वतंत्रता मान लीजिए मिल गई है, आज कोई किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन क्या पता समानता ना हो, है ना। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, या कहीं अगर समानता है तो उसका जो आर्थिक विकास ना हो पा रहा हो, या उसके धर्म को लेकर भेदभाव हो रहा हो, या उसके जाति को लेकर भेदभाव हो रहा हो, कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि आज भी राजनीतिक सिद्धांत इसलिए जरूरी हैं क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत आंशिक रूप से लागू हो सकते हैं, हो सकता है कि कई स्थानों पर पूर्ण रूप से ये लागू न हो पाए हों। आ रही बात समझ में? दूसरी बात यह है नए आयामों का उभरना। जैसे हम लोग देखते हैं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच आप मतलब हम लोग भी 20 15 20 साल से देख रहे हैं, आप लोग 5 10 साल से देख रहे होंगे, लोग 40 50 साल से देख रहे हैं। क्रिकेट वही है, बॉल को फेंकना, बल्ले से मारना, जो आउट, एक कैच आउट है, बोल्ड आउट है, एलबीडब्ल्यू है, सब आउट है। लेकिन हर रोज उसका एक नया नया आयाम विकसित होता है। कभी लगता है यार पावर प्ले होना चाहिए, कभी लगता है नहीं एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं और एक बैटिंग वाला एक्स्ट्रा खेल सकता है, कभी लगता है कि चलो अंपायर गलत भी दे सकता है तो 3 बार रिव्यू ले सकता है। नई नई चीजें आती हैं, नई नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अरे बात समझ में, एक नई नई चीजें कई बार देखने को मिलती है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों में भी नए नए आयाम निकल कर आ सकते हैं कि यार ठीक है, हमने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन हमें उस स्वतंत्रता के अधिकार में एक हमें जो है सूचना का अधिकार जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए बाद में आया कि भाई सूचना का अधिकार भी होना चाहिए। यार हमने स्वतंत्रता तो दे दी है घूमने फिरने और सब चीज करने की, लेकिन बाद में हमको लगा कि यार हमारे पास सूचना का अधिकार भी होना चाहिए। अभी जैसे धीरे धीरे केरल में महसूस, भाई अधिकार तो मिल ही चुका है, अब ये महसूस हुआ कि भाई इंटरनेट की सुविधा एक मौलिक अधिकार है ना। यानी हमारा जो संविधान है या हमारी जो सिद्धांत है, हमारे जो अधिकार है, वो मूर्त नहीं है, वो एक जगह जो है वो फिक्स नहीं है, वो अमूर्त है और वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हम उसको जरूरत पड़ने पर बदल सकते हैं। इसलिए समाज की आवश्यकता को देखते हुए, समाज की जरूरत को देखते हुए, समाज की परिस्थितियों को देखते हुए इन सिद्धांतों के नए नए आयाम आ सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत आज भी जरूरी है समझना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में चिंता करना। तो एक तो हो सकता है कि ये सिद्धांत अभी पूर्ण रूप से लागू ना हुए हों, दूसरा इनके नए आयाम भी देखने को मिल सकते हैं, और तीसरा आजकल आजादी के नए खतरे। ठीक है, आपको आजादी तो मिल गई है, लेकिन हर रोज क्या है, एक नई नई चीज उभर कर आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो साइबर क्राइम। अब लो भैया, आपके कंप्यूटर से ही आपके घर में घुस के आपको लूट लिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नए मुद्दे आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा एलजीबीटीक्यू, है ना, गे लेस्बियन, इस तरह के मुद्दे भी आते हैं। अब इस पर विचार भी करना पड़ेगा, उनको अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं। 2 लड़कों को आपस में शादी करने का अधिकार है कि नहीं, 2 लड़कियों को आपस में शादी करने का अधिकार है नहीं, क्या उनकी आजादी को खतरा है, क्या उनकी आजादी और विस्तृत होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक सिद्धांत भले ही हमारे नाम से बहुत दिनों से चल रहे हैं कि स्वतंत्रता, समानता, फलाना ढिकना, लेकिन वो आज भी समाज की नई परिस्थितियों को देखते हुए उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और उस पर उतना ही बल दिया जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक समझ आज भी रखिएगा, कभी यार आपसे कोई पूछ दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही मजेदार बात, जिसमें कुछ रटना ही नहीं है, जिसमें आपको बस बेसिक समझ लेनी है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। वाई वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल थियरी, क्या रीजन है भाई। अब जैसे कोई ये कह दे कि यार एक बात बताइए, इस देश में हर मैथ पढ़ने वाला आदमी इंजीनियर तो होता नहीं है। समझिए बात को, गणितज्ञ तो हो नहीं जाता है। हो सकता है 10th तक आप भी मैथ पढ़ते हैं, बाद में आर्ट्स पढ़ने लगते हैं, तो 10th तक मैथ क्यों पढ़े? आपको तो आर्ट्स पढ़ना है, आपको तो जो है इंजीनियर बनना नहीं था। इसलिए कि आप बुनियादी या बेसिक अंकगणित अपने जीवन में जाने। अब भाई आप भले ही जो है बढ़ई का काम करते हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप जीवन भर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, लेकिन आपको 2 और 2 4 तो आना चाहिए ना, बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना। तो इस देश में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कोई भी होगा। अब ऐसा थोड़ी कि राजनीतिक विज्ञान केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील और जजों को ही पता होना चाहिए, एक आम नागरिक को भी तो पता होना चाहिए अधिकार क्या है, क्यों है। तो विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने चाहिए। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी नौकरी करता हो, कोई भी प्रोफेशन करता हो, वो किसी भी जॉब में हो, उसको बेसिक जानकारी राजनीतिक सिद्धांतों की होनी ही चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो प्यारे बच्चों अपनी बेसिक जानकारी के माध्यम से अपने अधिकारों को जाने। तो जो संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कानून बनाने के लिए हमारे यहां विधायिका है, न्याय करने के लिए न्यायपालिका है ना, कार्य को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका है, इसके बारे में सबको पता तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक इंजीनियर भी है, उसे ये तो पता होना चाहिए कि भैया अगर उसके अधिकार कोई छीनता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। भाई हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो कहता है कि आपके कोई मौलिक अधिकार छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो ये पता तो हो, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पता होने चाहिए। हमें पता होने चाहिए कि हमें समानता बराबरी मिलनी चाहिए। तो विचारों और संस्थाओं की जो बुनियादी यानी जो बेसिक जानकारी है वो हमारे लिए मददगार होती है, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। दूसरा, सचेत नागरिक। अब नागरिक ये नहीं हो, ये देखकर नहीं नागरिक कोई होता है कि कोई राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट है, कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कि कोई मैथमेटिशियन है, कि कोई मेडिकल का डॉक्टर है। नागरिक तो सभी लोग हैं। और एक नागरिक के पास क्या अधिकार होते हैं, एक नागरिक जो है वो कैसे सचेत नागरिक बने। जैसे आप किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कवि सम्मेलन में हर व्यक्ति कवि नहीं होता है ना, या किसी नाटक को देखते हैं तो हर आदमी एक्टर नहीं होता, लेकिन अगर उसको बेसिक जानकारी भी होता है, भावनाएं क्या है, गीत क्या है, संगीत क्या है, तो अच्छी तालियां बजाता है, तो जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो संगीत में गाना गाने वाले लोग हैं, वो और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह हमारी सरकारें तभी अच्छा काम करेंगी जब नागरिक सचेत होंगे, जब नागरिक इस बात का एहसास कराएंगे कि भाई तुम्हारे गलत सही को हम जान रहे हैं, हमसे अगर चालाक बने तो तुम्हारी सरकार गिरा दी जाएगी, तुमसे सवाल पूछा जाएगा। तो सचेत नागरिक होगा तभी क्या होगी, तभी उत्तरदायी सरकार होगी। तभी क्या होगी, उत्तरदायी सरकार होगी। अगर नागरिक सचेत नहीं है तो सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। इसलिए एक सचेत नागरिक बने रहने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना जरूरी है। तीसरा, स्वयं के लिए विचारों का आत्म परीक्षण। अब ये बहुत, स्वयं के विचारों का तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताइए, आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर है, उस या 4 नौकर हैं, कोई एक जाति का है, दूसरा दूसरी जाति का है, तीसरा तीसरी जाति का, आप तीनों में भेदभाव करते हो। आप एक को समानता देते हो, एक को नहीं देते हो, एक को ज्यादा पैसा देते हो, एक को कम पैसा देते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो? जब आप राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ोगे, जब आप समानता का सिद्धांत पढ़ोगे, जब आप स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़ोगे, जब आप न्याय, जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप न्याय का सिद्धांत पढ़ोगे, तभी आप अपने नौकरों में, अपने भाइयों में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में सबके साथ समानता का व्यवहार करोगे, सबके साथ न्याय करोगे। या अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका विवेक सही गलत लेने का जो फैसला है वो आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि न्याय क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि बराबरी किसको कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि लोगों के अधिकार भी कुछ होते हैं, तो आप कभी सही निर्णय नहीं लोगे। आप कभी भी जो है अपने निर्णय पर सोचोगे भी नहीं। आपको लगेगा आप जो कह रहे हो वही सही है, क्योंकि आपको मूल्य नहीं पता, आपको बेसिक जो है उसके सिद्धांत नहीं पता, तो आप निर्णय भी गलत लोगे। इसलिए जो स्वयं के विचार होते हैं, जो अपने विचार होते हैं, उनका जो आत्म परीक्षण है, उनका जो इवैल्यूएशन है, आप तभी करोगे जब आप राजनीतिक सिद्धांत को जानोगे। चौथा, सुंदर तर्क, डिबेट्स। ठीक है ना, मान लो आप एक स्टूडेंट हो या एक नागरिक हो, आप किसी के साथ कोई बहस कर रहे हो, किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हो, तो आप बातचीत ऐसे ही करोगे, अरे हाँ हाँ चलो हमने देखा, जो मन किया वो बोलोगे, तो लोग कहते हैं अरे कुछ भी बोल रहा है। मगर अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को जानते हो, आप स्वतंत्रता के बारे में जानते हो, आप समानता के बारे में जानते हो, आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानते हो, आप राष्ट्रवाद के बारे में जानते हो, तो कोई कुछ भी कहेगा तो उसका आप जवाब सही तरीके से। आपने देखा होगा कई बार मीडिया में लोग ऐसे माइक लेके जाते हैं और कोई कुछ कहता है, हाँ हम तो जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो जो है हम इस जाति के हैं तो हम इस जाति के साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा ऐसा एकदम खुलेआम लोग माइक पे बोलते हैं। लेकिन जब आप वहां तर्क करोगे, उनको आप इन विचारों और राजनीतिक सिद्धांतों के साथ समझाओगे कि देखो भाई आपका देश धर्मनिरपेक्ष देश है, आपके देश में छुआछूत को संविधान में वर्जित किया गया है, आपके देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है संविधान में, तब आप अपने तर्कों को ठीक से रख पाओगे। तो आप अपने तर्कों को रख पाओ, आप अपनी बातों को समझा पाओ, आप अपनी चीजों को बता पाओ, इसके लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत? कि ताकि आप विचारों और संस्थाओं की बेसिक बातें जानें, तो आप अपनी मदद कर सकें, आप चीजों को समझ पाएं, आप जान पाएं कि क्या चल रहा है, सचेत नागरिक आप बन पाएं, एक अच्छे नागरिक बन पाएं, इसलिए भी जरूरी है। स्वयं आप जो कर रहे हैं उन विचारों के बारे में देख पाएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है कि सही है। जरूरत पड़ने पर अपने विचारों को भी गलत सही बता सकें, या अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है तो उसको सुधार कर सकें, और सुंदर तर्क दे सकें, यानी अगर आप जब इन चीजों पर बात करें तो उसका एक बेहतर तर्क दे सकें। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई राजनीति का अर्थ क्या है ना, जो सरकारें केवल कर रही हैं वही राजनीति नहीं है। हां, सरकारों से जुड़े क्रियाकलापों को राजनीति के साथ जोड़ा जाता है, ये अलग बात है, लेकिन असल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो नए विकास हो रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है, इसका जो विचार विमर्श हो रहा है, ये सारा मुद्दा राजनीति है।
और उसको नकारात्मक रूप से कतई नहीं देखना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो वो मूल्य हैं, वो विचार हैं जिनके माध्यम से संविधान बनता है, जिनके माध्यम से समाज बनता है, जिनके माध्यम से सरकारें काम करने का तौर तरीका अपनाती हैं। और ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स, रूसो, गांधी, अंबेडकर, अरस्तु, प्लेटो जैसे लोगों ने विकसित किया है, जहां से हम एक तरह से रोशनी लेके या उनसे निर्देशित होकर जो है नए नए निर्णय लेते हैं। और क्यों पढ़ने चाहिए इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो आई होप कि ये छोटा सा चैप्टर जो है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आगे जो एक एक करके सारे चैप्टर्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, उस पर हम बहुत अच्छे से डिटेल में बातचीत करेंगे। और जो संविधान के अलग अलग उपबंध हैं, जो संविधान में उसका वर्णन है, उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई डाउट होगा तो उसको भी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।